गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट प्लानिंग। उसमें हमने ऑडिट प्रोग्राम तक आई थिंक यहाँ तक हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑडिट नोटबुक। अब देखिए नाम से पता चल रहा है ऑडिट नोटबुक कि ऑडिटर जो नोटबुक मेंटेन करता है ना। अपने जैसे आप अपनी नोटबुक मेंटेन करते हैं ना कि अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए, इसी तरह से जो ऑडिटर है वो ड्यूरिंग द ऑडिट बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो उसको नोट करने होते हैं, है ना। क्योंकि उसकी भी मेमोरी लिमिटेड है, माइंड की मेमोरी, तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें नोट करता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट नोटबुक। और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए कि जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उसको लगते हैं वो इसके अंदर वो नोट कर लेता है। और ये उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उसको वो अपने पास ही रखता है ना। जो प्लेन पेपर्स पे भी वो लिख सकता है और कोई डायरी भी बना सकता है, कोई कॉपी भी बना सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट नोटबुक। तो देखिए इसका मीनिंग, During the audit, the auditor comes across a number of points on which clarification may be required in future. जो फ्यूचर में भी किसी को हो सकता है शो करनी पड़े क्लैरिफिकेशन के लिए, और विच मे बी यूज़फुल इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में एविडेंस की फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो ऑडिटर है इस तरह की जो नोटबुक प्रिपेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट नोटबुक। तो जैसे बताया कि ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब देखिए क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं ऑडिट नोटबुक के। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मिनट बुक है ना, कॉन्ट्रैक्ट है, या जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनको लगता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड है, तो वो सारी डिटेल कहाँ लिखता है, वो अपनी नोटबुक में। एक कॉपी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की, जो वो ऑडिट प्रोग्राम बनाता है उसकी भी वो एक कॉपी इस अपनी ऑडिट नोटबुक में रखता है, या फिर लिख भी सकता है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसके अलावा देखिए थर्ड वन, एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग द ऑडिट, कि उसने जो है वो एक्चुअल जो उसने काम किया उसकी डिटेल भी वो नोटबुक में मेंशन कर सकता है, या जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी है जो बिज़नेस में यूज़ की जा रही है वो वहाँ पर लिख सकता है, या जिसके ऊपर उसको शक है ना, कोई भी पॉइंट के ऊपर कि उसको किसी भी तरीके का कोई भी शक है तो वो भी उसके अंदर वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख सकता है। जो लिस्ट ऑफ बुक्स उसने मेंटेन की हुई हैं वो लिख सकता है। नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स, कि कंपनी के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो वहाँ पर मेंशन कर सकता है। या नेचर ऑफ बिज़नेस के बारे में वो नोट कर सकता है ना। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा उसने यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, लिस्ट ऑफ वाउचर्स, कि कौन कौन से वाउचर्स कंपनी ने रखे हुए हैं, बिल या अदर डॉक्यूमेंट जो भी हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल नॉन फ्रॉड, जो एरर या फ्रॉड वो फाइंड आउट कर चुका है उसकी डिटेल। या टोटल ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स, कि कोई भी इम्पॉर्टेंट जो अमाउंट है या बैलेंस किसी इम्पॉर्टेंट अकाउंट में है उसको भी वो मेंशन कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई गारंटी या और कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी नोट कर सकता है। कोई ऑडिट कमेंसमेंट की जो डेट है, जिस डेट को वो स्टार्ट हुआ या जिस डेट को कंप्लीट हुआ, वो भी वो मेंशन कर सकता है। या डिस्क्रिप्शन ऑफ अमाउंट विच हैव बीन कॉर्पोरेटेड विद थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है उसकी डिटेल। तो वी कैन से कि जो भी कंपनी के बारे में डिटेल है या अपनी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो नोट करना चाहता है तो वो वहाँ पर लिख सकता है। जैसे लोन का कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो भी नोट कर सकता है। अब देखिए ऑडिट नोटबुक रखने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों रखी जाती है। सबसे पहला, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए एज ए एविडेंस ऑडिट नोटबुक को जो है वो यूज़ किया जा सकता है ना, कि जो ऑडिटर है एविडेंस के तौर पर भी उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है। सेकेंड, कि जो भी ऑडिट वर्क के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेस पर हो जाते हैं, उसको बार बार सारे डॉक्यूमेंट्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना इसी नोटबुक से ही वो सब कुछ जो है वो देख सकता है कि किस एम्प्लॉय से उसको बात करनी है, या जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेमोरेंडम में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, वो सब वो एक ही जगह पर नोट कर लेता है। या जो उसके काम की जो प्रोग्रेस है उसको भी वो यहाँ पर नोट कर लेता है कि उसने कब तक कहाँ तक काम किया था। जैसे इवनिंग हो गई, जहाँ तक उसने काम किया वो उसके अंदर मेंशन कर देगा, नेक्स्ट डे आकर उसको फिर वहीं से स्टार्ट करना होगा। एंड वी कैन से कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है अगर उसको दोबारा मौका मिलता है उसको चेक करने का, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास ऑलरेडी होंगे, तो दोबारा से इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो इस नोटबुक की हेल्प ले सकता है, तो काम उसका और ईजी हो जाएगा। इसी तरीके से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिज़नेस के, है ना, वो उसके अंदर लिखे होते हैं, तो फ्यूचर में भी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। और कंप्लीशन के बाद
जब उसको ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, तो ऑडिट रिपोर्ट में भी ये नोटबुक काफ़ी काम आती है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम ऑडिट चलता है, उसके बाद इनको अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडिट नोटबुक वो अपनी रिपोर्ट ईजिली प्रेजेंट कर सकता है। आप देखिए इसके अंदर कमियाँ भी है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो इसके अंदर कमी ये है कि अगर ऑडिटर के जो एम्प्लॉई हैं वो लापरवाह हैं, नेग्लिजेंसी उनके अंदर है, तो फिर वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो नेग्लिजेंट ऑडिटर हैं, है ना, वो इसको जो है वो बड़ी जल्दी से मतलब डैमेज कर सकते हैं, या इसके अंदर अगर कोई कमी है तो कोर्ट में एज ए एविडेंस ये प्रूव होती है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो इसलिए उस तरीके में जो है वो ये हार्मफुल हो सकती है। अदरवाइज़ ये ऑडिटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ना। अगर उसने प्रॉपर डिलिजेंस से काम किया है, कोई नेग्लिजेंसी नहीं की, सिंसियरिटी से काम किया है, तो वो अपने आप को इसके थ्रू प्रूव भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। आप देखिए ये जो वर्किंग पेपर्स हैं, नाम से पता चल रहा है कि ऑडिटर जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता है और एक अपनी प्रॉपर फाइल बनाता है, उसके अंदर इन पेपर्स को रखता है, जिसकी हेल्प से वो ऑडिट करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट वर्किंग पेपर। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑल सच डॉक्यूमेंट्स, ऑल सच नोटबुक्स, जो ऊपर ऑडिट नोटबुक थी वो भी इसी का पार्ट है, लाइक जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है यूज्ड बाय द ऑडिटर विच आर रिटेन बाय हिम इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट के कंप्लीशन के बाद भी वो उसको रिटेन करता है, एंड विच इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिटर्न टू द क्लाइंट। क्लाइंट को वापस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने खुद तैयार किए हैं ये पेपर, है ना। तो इनको कहा जाता है ऑडिटर वर्किंग पेपर। तो जो ऑडिटर है वो इनको खुद तैयार करता है, ताकि इनकी हेल्प से वो जो है वो ऑडिट इजीली कर सके। तो वी कैन से वो डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफिकेट, वो कंफर्मेशन लेटर जो ऑडिटर के पास है और जिनकी हेल्प से वो अपना काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट वर्किंग पेपर। अब देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर में क्या क्या आएगा? ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, उसका अपना अपॉइंटमेंट लेटर, कॉरेस्पॉन्डेंस डन इन रिलेशन टू ऑडिट प्रोग्राम की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, लिस्ट ऑफ डेटा क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी या लास्ट कॉपी भी हो सकती है, और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस जो ऑडिट से रिलेटेड जो हुआ है विद द डेटर्स, क्रेडिटर्स या बैंक के साथ, रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो, लिस्ट ऑफ कॉस्ट वाउचर, सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम मैनेजमेंट। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑडिटर ने यूज़ किए हैं वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, वो ऑडिट वर्किंग पेपर कहलाते हैं। अब देखिए इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला कि ऑडिटर की जो प्रोग्रेस है वो इससे पता चलती है कि उन्होंने क्या काम किया या उसके स्टाफ ने क्या काम किया, तो ऑडिटर उसको चेक कर सकता है। सेकंड वही कि इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट वो जो है वो कोर्ट में एज ए प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं। और इन वर्किंग पेपर पर बेस रहकर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो वीकनेस हैं वो ऑडिटर को पता चल जाती हैं, और वो बता सकता है क्लाइंट को कि जो भी वीकनेस है या जो भी इनएफिशिएंसी है, ताकि फ्यूचर में उसको रिमूव किया जा सके। और इसी तरीके से फ्यूचर में भी ये वर्किंग पेपर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये जैसे हम कहें पास्ट जो वर्किंग पेपर हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, है ना, आगे के काम के लिए, कि सेम ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको मिला है तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरीके से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर कैन बी यूज, जैसे कंटेक्स्ट इन डिस्कसिंग बिजनेस मैटर्स विद द क्लाइंट से आपको बात करनी है तो आप वर्किंग पेपर्स की हेल्प लेकर आप उनसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और जो ऑडिट क्लर्क हैं वो भी ऑडिट पेपर की हेल्प से काम कर सकते हैं, और चीफ ऑडिटर उनको चेक कर सकता है ना, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर को फॉलो किया या नहीं किया। इसी तरीके से अगर कोई स्टाफ मेंबर जो है वो चेंज हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसकी जगह पर जो दूसरा पर्सन आता है वो इन वर्किंग पेपर को देखकर उस काम को समझकर उसको फिर से कर सकता है। एंड ये जो पेपर हैं ये हेल्पफुल होते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लाइसेंस, कि अगर आपको लाइसेंस लेना है या आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से जो वर्किंग पेपर है वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है ना, और ऑडिटर उसको रख लेता है परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब उसको क्लाइंट को वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियल्स ऑफ गुड वर्किंग पेपर्स, कि क्या क्या एसेंशियल हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, वर्किंग पेपर शुड बी कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट। ये कंप्लीट होना चाहिए वर्किंग पेपर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिख ली और कुछ छोड़ दी। एंड इट शुड बी क्लियर, है ना, क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, अरेंज्ड किया जाना चाहिए सीरियली, कि पेज नंबर है तो पेज नंबर 1, 2, 3, है ना, ताकि इजीली आप उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप उसको पढ़ सकें। एंड पेपर ऑफ वर्किंग पेपर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, अच्छे से इसकी बाउंडिंग की जानी चाहिए,
है ना, कि बाइंडिंग अगर अच्छे से होगी तो फिर वो जो है वो मिसप्लेस नहीं होंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है पॉइंट्स टू बी नोटेड इन रिलेटेड टू ऑडिट पेपर्स। और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई प्री डिटरमाइंड रूल नहीं है इन पेपर्स को बनाने का। ऑडिटर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन पेपर्स को तैयार करता है ताकि उसको काम करना ईजी हो। सेकेंड, कोई स्पेसिफ़िक, और जैसे बताया कि कोई स्पेसिफ़िक और क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी ये ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार किए जाएँ तो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसके बेस पर जो ऑडिटर है उसको अपनी रिपोर्ट देनी होती है ना। तो इसलिए यहाँ जो भी काम किया जाए वो बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन छोड़कर जाता है तो फिर दूसरा पर्सन उसकी जो सीट संभालता है उसको वो ईज़िली समझ में आ जाए। एंड थर्ड जो बात ध्यान रखनी है कि इन ऑर्डर टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन पेपर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेट करने के लिए जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए कि जो भी ऑडिट वर्किंग पेपर जो तैयार करेगा दूसरा पर्सन जो है वो, मतलब जिसने प्रिपेयर किए हैं वो उसके ऊपर सिग्नेचर भी करेगा, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो सके कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप जो है वो उस पर्सन को कह सकें। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऑनरशिप ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। कई बार किसी क्वेश्चन के साथ पूछ लिया जाता है कि ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार किए जाते हैं उनका ऑनर कौन है ना। तो वैसे देखो, सिंपली अगर हम देखें तो ऑडिटर ने अपनी हेल्प के लिए, अपने काम के लिए इन वर्किंग पेपर्स को तैयार किया है, तो ऑब्वियसली ऑडिटर इज़ ऑनर। लेकिन अगर क्लाइंट ने, जो क्लाइंट है जिसने उसको अपॉइंट किया है, उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ ऑर्डर्स दिए हैं उन वर्किंग पेपर्स को तैयार करने के लिए, और उसके लिए फ़ी पे की है, उसके लिए उसने कुछ चार्जेस पे किए हैं, और उसकी वजह से जो ऑडिटर है उन्होंने वर्किंग पेपर्स तैयार किए हैं, तो ऑनरशिप किसके पास होगी? क्लाइंट के पास, ऐसे सिचुएशन में। लेकिन अगर जो ऑनर है उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, ऑडिटर ने अपने खुद की हेल्प करने के लिए इन वर्किंग पेपर्स को, नोटबुक को, या प्लानिंग की है, या डिवीज़न ऑफ नंबर, जो भी काम उसने किया है ऑडिटर ने अपनी खुद की मर्ज़ी से किया है, तो फिर यहाँ पर जो ऑनरशिप है वो किसके पास रहेगी? ऑडिटर के पास। वो ऑडिटर की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी कि वो उसको अपने साथ ही रखेगा, है ना। उसको जो है वो ऑनर को देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, छोटा सा टॉपिक है कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ वर्किंग पेपर, कि जो वर्किंग पेपर हैं वो कॉन्फिडेंशियल नेचर के होते हैं। तो ऑडिटर की ये मॉरल ड्यूटी है कि इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू द थर्ड पार्टी, है ना। जो उसको मिसयूज़ कर सकती है उनको इसको जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना है, और अगर वो करते हैं तो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट के गिल्टी माने जाएंगे। उनके ऊपर कोर्ट केस किया जा सकता है कंपनी के द्वारा ऑडिटर के ऊपर, कि जैसे मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसके पास होते हैं, तो उसको किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेथड और प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क, कि क्या काम होता है, ऑडिट वर्क कैसे किया जाता है, या जैसे बताया कि जो भी काम करते हैं ताकि उसको मिसयूज़ ना हो, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, यूज़ ऑफ स्पेशल टिक, कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा ऑडिटर तो वो कुछ स्पेशल सिंबल अपने यूज़ करें जिससे कि उनके अंदर ऑल्ट्रेशन इजीली ना हो सके। तो डिफरेंट सिंबल शुड बी यूज़ फॉर डिफरेंट टास्क सच एज टोटलिंग या पोस्टिंग। जब भी टोटलिंग या पोस्टिंग करे तो डिफरेंट टाइप के सिंबल वो यूज़ कर सकता है। एंड ही शुड मेक इट क्लियर टू हिज सबॉर्डिनेट दैट नो इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू यूज़ ऑफ दीज सिंबल शुड बी डिस्क्लोज्ड, कि ये जो सिंबल हैं वो एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता नहीं चलने चाहिए, है ना। स्पेशल सिंबल शुड बी क्लियर होने चाहिए, वो नंबर के साथ मर्ज ना हो, अलग से उसको दिखाया जाना चाहिए। और एम्प्लॉयज़, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उसके अंदर छेड़छाड़ की परमिशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जब इन सिंबल्स को ऑडिटर यूज़ करे तो पेन या पेंसिल डिफरेंट कलर का वो यूज़ करे ताकि वो इजीली दिखाई दें। और अगर उनको लगता है कि कलर ऑफ पेंसिल मतलब ईयर टू ईयर उसको चेंज कर लेना चाहिए ताकि एग्ज़ामिनेशन जो है वो इजीली हो जाए। इसी तरीके से अगर कोई नंबर ऐसा है जो क्लियरली नहीं दिख रहे या उनके साथ उनको लगता है कि कुछ टैम्परिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है, तो उनको फिर उसको रीचेक कर लेना चाहिए। जो उनकी अपनी नोटबुक में या वर्किंग पेपर्स में वो लिखते हैं उसके साथ उसको मैच करना चाहिए। और इफ़ अकाउंट्स हैव बीन रिटन इन पेंसिल, कि अगर पेंसिल से लिखे गए हैं, है ना, तो उसको भी दोबारा से उसको चेक कर लेना चाहिए और उसको तब तक एग्ज़ामिन करना चाहिए जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए, और उनको फिर इंक से लिखवा देना चाहिए ताकि उसके अंदर ऑल्ट्रेशन पॉसिबल ना हो सके। और अगर ऑल्ट्रेशन नाइफ्स के साथ मतलब चाकू के साथ या सेफ्टी रेज़र के साथ भी अगर की गई है तो दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड,
मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, उसको पॉइंट आउट किया जाना चाहिए कि ये चेंज हुआ है और उसको उनके वाउचर्स के साथ मैच करना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है कंप्लीटिंग वन पोर्शन इन वन सिटिंग, कि ऑडिटर को एक सिटिंग में एक काम जरूर कर लेना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई चेंज ना हो। जैसे वो कैश बुक चेक कर रही हैं तो कैश बुक का काम एक ही बार करके उनको उठना चाहिए, है ना। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो जो कंसर्न टोटल है, जहाँ तक उन्होंने काम किया या जो बैलेंस है, उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन हो तो वो उनको पता चल जाए। इन केस ऑफ चेंज इन फिगर, अगर उनको एग्जामिनेशन के बाद लगता है कि कुछ चेंज हुआ है तो फिर उनको दोबारा से उसको चेक करना होगा और फिर उसको पॉइंट आउट करना होगा। कॉलिंग एंड चेकिंग, कि जब किसी एक एम्प्लॉय के काम को चेक कर रहे हैं तो आप उसको एम्प्लॉय को बुला सकते हैं और उसे क्लियरली उसका मतलब नाम पूछ सकते हैं, उसका ट्रांजैक्शन का नाम पूछ सकते हैं, है ना, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है। और कोल्ड एंट्री शुड नॉट बी टिक्ड अनटिल एंड अनलेस द अदर एम्प्लॉय कंफर्म, कि अगर वो कंफर्म नहीं करता कि हाँ ऐसा हुआ था तब तक उसको जो है वो टिक नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो मतलब एम्प्लॉयज़ को बुलाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। और ऑब्वियसली हेल्प ऑफ वाउचर्स, कि जब भी वाउचिंग का काम किया जाए तो फिर वाउचर्स के साथ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाना चाहिए और 2 एम्प्लॉयज़ से कम पूछना चाहिए, है ना। जो भी बैलेंस कहीं पर भी डाउट होता है तो किसी एक एम्प्लॉय से पूछकर जो है वो काम को कंप्लीट नहीं करना चाहिए, बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उनसे कंसर्न हैं उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, उसके बाद वो उस काम को कर सकते हैं। और अगर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो फिर क्वालिफ़िकेशन भी लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मेथड ऑफ चेकिंग, कि जो डिफरेंट मेथड है चेकिंग के वो ऑडिटर यूज़ करता है, जिसमें पहला है रूटीन चेकिंग। अब रूटीन चेकिंग में क्या होता है कि जो डेली ट्रांजैक्शन है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज़ चेक्ड, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, सम और अदर सॉर्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दीज आर एग्जामिन्ड ऑन अ डेली बेसिस, कि डेली बेसिस पर इसको चेक किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रूटीन चेकिंग। डेली एग्जामिनेशन ऑफ दीज बुक्स एंड अकाउंट्स इज़ नोन एज रूटीन चेकिंग। तो रूटीन चेकिंग मीन्स चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या लेज़र में जो भी काम हुआ है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना ही क्या कहलाता है, रूटीन चेकिंग। आप देखिए व्हाट डज रूटीन चेकिंग इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है। चेकिंग द वेरियस कैलकुलेशन सच एज टोटल चेक होता है, सब टोटल या बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड किया गया हो। एग्जामिन द एंट्रीज इन द लेज़र विद दोज टू इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि जो भी ओरिजिनल एंट्री के साथ लेज़र में जो पोस्टिंग हुई है उसको चेक किया जाएगा। बैलेंसेस ऑफ वेरियस अकाउंट्स को चेक किया जाएगा। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस को भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, कि ये रूटीन चेकिंग क्यों की जाती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिशिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। या ये चेक करना कि प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर पोस्टिंग हुई है लेज़र में तो वो ठीक हुई है या नहीं हुई, है ना। और डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ किया जाता है ताकि फिगर्स को अल्टर ना किया जा सके, तो वो भी चेक किए जाएंगे। तो यहाँ वही बातें बताई हैं, सिंबल्स शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, डिफरेंट सिंबल शुड बी यूज़ फॉर डिफरेंट टास्क, है ना। और जो भी सिंबल यूज़ किए जाएँ वो अलग अलग कलर में यूज़ किए जाने चाहिए और सीक्रेट रखे जाने चाहिए ऑडिटर के द्वारा ना, सिर्फ ऑडिटर के स्टाफ को पता हो और किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और डिफरेंट ईयर टू ईयर ये कलर भी चेंज किए जाने चाहिए, क्योंकि फिर एम्प्लॉयज़ को इसकी नॉलेज हो जाती है। 1 ईयर में जो सिंबल वो लगा कर जाते हैं वो इसके बारे में जान जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग, कि इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना, कि इसको बहुत ईजीली काम को कर सकता है जो लोअर लेवल का स्टाफ है। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की चेकिंग भी हो जाती है, कोई अगर मिस्टेक हो, एरर हो तो वो पता चल जाती है। और पोस्टिंग की एक्यूरेसी की भी नॉलेज इसमें हो जाती है, कोई एरर या फ्रॉड है तो वो पकड़ में आ जाता है इजीली, क्योंकि ये रूटीन चेकिंग हो रही है, एक एक ट्रांजैक्शन को चेक किया जा रहा है। और अगर कोई फिगर में चेंज किया जाता है तो वो भी पता चल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सिंबल लगा दिए जाते हैं। और ये सिंबल कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंशियल। हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, कि फाइनल अकाउंट की जो चेकिंग है उसमें भी हेल्प इजीली हो जाती है ना, क्योंकि जब आपके जर्नल एंट्री को चेक कर लिए, लेज़र को चेक कर लिया, ट्रायल बैलेंस को चेक कर लिया, तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनी होती है वो भी इजीली चेक हो जाती है, जिससे कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट इजीली लिख सकते हैं। आप देखिए इसमें कमियां क्या हैं। सबसे पहला हेस्ट एंड केयरलेसनेस इन वर्क, कि जो काम है काफ़ी जल्दी में होता है, क्योंकि रूटीन वर्क है ना, उनको लगता है कि सारा डिटेल में करना है, चेकिंग डिटेल में करनी है, तो यहाँ पर कई एरर्स रह जाती हैं, जैसे कि फ़ाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है वर्थलेस हो जाए।
वर्क बोर हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है, क्योंकि रूटीन वर्क को वो चेक कर रहे हैं तो उनको लगता है कि सेम वही ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट हो रही हैं, तो वो मोनोटोनस हो जाता है ना। तो इसमें ये जो काम है अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है, जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। नॉन डिस्क्लोज़र ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि अगर कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो कई बार उसकी नॉलेज उनको नहीं होती, या कॉम्पनसेटरी एरर है तो वो कई बार छुप जाती हैं। और अगर कोई फ्रॉड प्लान किए गए हैं, प्लानिंग करके किए गए हैं, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पे इफ़ेक्ट नहीं डालते, वो सीधा प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट डालते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आते। और क्वालिटी ऑफ वर्क डाउन हो जाता है ना, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फिर जो है वो कि रूटीन वर्क उनका ज़्यादा हो जाता है, तो वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लापरवाही भी हो जाती है ना। तो इसकी वजह से जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो अचीव नहीं हो पाते। तो वी कैन से कि रूटीन चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट एंड फाइनल एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपका जो वर्क है वो मतलब स्मॉल फार्म है, आपके पास काम थोड़ा है, तो आप रूटीन चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रूटीन चेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक पता चलती हैं। अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड को यहाँ आप नहीं पकड़ सकते, ओनली मिस्टेक्स या एरर्स वही यहाँ आप पकड़ सकते हैं। तो ये था हमारा रूटीन चेकिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेस्ट चेकिंग।